जिस एक सबसे बड़े सवाल के बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, कि भाई कमरे के अंदर हाथी खड़ा है, जरा उसके बारे में भी तो बोल दीजिए। वो हाथी है चीन, जो इस वक्त देश की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पिछले 48 घंटे में सैटेलाइट की तस्वीरें आ गई। अब तो तस्वीर ये दिखा रही है सैटेलाइट वाली कि गलवान वैली के जिस कैंप को से चीन को हटाने के लिए, चीन को वहां से उखाड़ने के लिए कर्नल बाबू के नेतृत्व में जाके हमारे 20 नौजवानों ने शहादत दी थी। एग्जैक्टली उसी चौकी पे चीन न सिर्फ कब्जा करके बैठा है, बल्कि उसने बड़ी चौकी वहां बना ली है। और किसी भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है, हमारी स्थिति संभली हुई। अब ये बात प्रधानमंत्री 3 अप्रैल तक कहते तो मैं विश्वास करता। अगर वो ये बात मई के महीने में भी कहते तब भी शायद भरोसा हो जाता कि हाँ, हमारे केसेस धीरे बढ़। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री मुझे जून महीने के अंत में कह रहे हैं, जबकि ताबड़तोड़ तरीके से केसेस बढ़। प्रधानमंत्री ने अप्रैल में कहा था हमें कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया कह रही है कि भाई भारत से सीखो, भारत ने किस तरह से इसका मुकाबला किया। लेकिन आज तो उल्टी बात है ना, आज हम दुनिया के 4 नंबर पे पहुंच चुके हैं। हमारे से आगे प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुस के नहीं बैठा है, किसी चौकी पे कब्जा नहीं हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय खुद प्रधानमंत्री की वीडियो को एडिट कर, ये स्थिति आई। और भारत के चीन में भारत के जो राजदूत हैं वो साफ कह रहे हैं कि हाँ, LAC के इस तरफ चीन घुस आया था। भारत की फौज ये इंप्लाई कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो क्लिपिंग को लेके चीन वाले चला रहे हैं कि देखिए, भारत का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हम तो उनकी सीमा में गए ही नहीं, क्या दिक्कत है। क्या से क्या हो गया बीते 6 सालों में। अभी 4 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। 4 बजे क्यों किया? वैसे मुझे अच्छा लगा कि 4 बजे किया, क्योंकि ये 8-9 बजे वाले से लोगों में घबराहट फैलनी शुरू हो गई थी। पहले प्रधानमंत्री नोटबंदी की घोषणा 8 बजे कर चुके थे, फिर उन्होंने देशबंदी, तालाबंदी की घोषणा 8 बजे की थी। तो 8 बजे की बात सुन के लोगों को घबराहट हो जाती थी, लोग मार्केट की तरफ भागने लगते थे। तो अच्छा ही किया कि 4 बजे किया। वैसे समझने वालों का कहना है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि बिहार में लोग रात 8-9 बजे तक नहीं देखते हैं, और बिहार और पूर्वी भारत को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 और 9 बजे के जो भाषण होते थे वो बालकनी वालों के लिए होते थे, और ये 4 बजे का जो भाषण है ये गरीबों के लिए, देश के गांव के लिए है। अच्छी बात है, जो भी कारण रहा हो, जो भी इरादा रहा हो, प्रधानमंत्री 4 बजे बोले, अच्छा हो। और उधर अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के बढ़ने का अंतराल घटता जा रहा है। हर 1 लाख को अगर आप देखें, पहला 1 लाख आने में 140 दिन तक लगे, उसके बाद और कम दिन, फिर 10 दिन, फिर 6 दिन, ये घटता जा रहा है। तो कहीं कुछ विसंगति है। प्रधानमंत्री बोले आज 18 मिनट तक बोले। उन्होंने 2-4 बात कही। पहला, उन्होंने कहा, बहुत सही बात कही, कि मॉनसून का मौसम आ रहा है और ऐसे मौसम में पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात बोली। ये मौसम खतरनाक है, इसमें वैसे भी बीमारियां लगती हैं, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना वायरस के फैलने की गुंजाइश इस मौसम में बढ़ जाती है, क्योंकि वातावरण में नमी है और नमी के चलते ये वायरस थोड़ा सा और दूर तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जो कि न बरतें। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोई इस देश में नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। कोई मंत्री हो, संतरी हो, नियम से ऊपर क्यों? लेकिन आपने देखा किसी मंत्री संतरी को पकड़े जाते हुए देखा? मैंने तो कल ही तस्वीर देखी, देश के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर देखी। मोटरसाइकिल वाली कंट्रोवर्सी अभी आप भूल जाइए, वो मोटरसाइकिल पे उन्होंने कुछ बयान भी दिया है, बताया भी है। लेकिन आपने देखा वो सार्वजनिक स्थल पे हैं, उनके इर्द गिर्द हर व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है, केवल उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। अब मैं नहीं चाहता, मैं नहीं अपेक्षा भी नहीं करता कि प्रधानमंत्री इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिसिप्लिन करें, लेकिन हाँ, अगर ये बात है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है तो ये जरा दिखना चाहिए ना, तो अच्छा हो जाएगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री के बस में नहीं है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा उसके लिए कि चीफ जस्टिस इंडिया के क्या करते।
उसके बाद उन्होंने कुछ और चीजें कही, अर्धसत्य में आ गए कि भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है, हमारी स्थिति संभली हुई है। अब ये बात प्रधानमंत्री 3 अप्रैल तक कहते तो मैं विश्वास कर लेता। अगर वो ये बात मई के महीने में भी कहते तब भी शायद भरोसा हो जाता कि हाँ, हमारे केसेस धीरे बढ़। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री मुझे जून महीने के अंत में कह रहे हैं, जबकि ताबड़तोड़ तरीके से केसेस बढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने अप्रैल में कहा था हमें कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया कह रही है कि भाई भारत से सीखो, भारत ने किस तरह से इसका मुकाबला किया। लेकिन आज तो उल्टी बात है ना, आज हम दुनिया के 4 नंबर पे पहुंच चुके हैं। हमारे से आगे कौन है? अमेरिका, ब्राजील, वो 2 देश जहां, और रूस, ये 3 देश जिन्हें दुनिया के अंदर पेश किया जा रहा है अपने निकम्मेपन के लिए, जिनके मुख्य नेताओं ने, राष्ट्रपतियों ने कोरोना वायरस को से निपटने की कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उन 3 देशों के बाद चौथा देश भारत है। और जिस गति से भारत के केसेस बढ़ रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम रूस के ऊपर चले जाएं कुछ ही समय में और नंबर 3 बन जाएं। और अगर ये सिलसिला अगले 2 महीने तक चलता रहा, क्योंकि हमारी जनसंख्या ब्राजील और अमेरिका दोनों से ज्यादा है, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत अब दुनिया में नंबर 1 पे बनने वाला है। और ये तब स्थिति है जबकि सरकारी आंकड़े बहुत कम हैं। सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई को नहीं दिखा रहे। जरूरी नहीं कि सरकार जानबूझ के आंकड़ों को दबा रही हो, सच्चाई ये है कि टेस्ट ही बहुत कम हो रहे हैं। जैसे परसों तक देश के अंदर 20,000 केसेस पर डे आने शुरू हो गए, कल केसेस आए 18,000। अब कोई कहेगा कि भाई 20,000 से घट के 18,000 हो गए। नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि परसों और कल के बीच में टेस्ट ही कम हो गए। 40-50 हजार टेस्ट की संख्या कम हो गई है। जब टेस्ट आप उतने ही लोगों को करेंगे लेकिन बीमार कम लोग पाए जाएंगे, तब आप विश्वास से कह सकते हो, अगर ऐसा 5-7 दिन तक होता रहे कि भाई हम उतने ही लोगों को देश भर में टेस्ट कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव निकलने वाले लोगों की संख्या घट गई है, तब आप विश्वास से कह सकते हो कि हाँ, अब हमारा संक्रमण थोड़ा सा घटना शुरू हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं। फिर किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी स्थिति संभली हुई है और इस देश में समय पे कदम उठाए गए, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा तो कतई नहीं है प्रधानमंत्री जी। कम से कम आपको आंकड़े देश के सामने शेयर करने चाहिए, बताना चाहिए। कम से कम ईमानदारी से इतना तो कहना चाहिए कि हमने सोचा था कि 21 दिन में कंट्रोल आ जाएगी, लेकिन नहीं आई, फला फला कारण से। कोई आप सरताज नहीं है दुनिया के, और कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो प्रधानमंत्री के समझ में ना आए। नई बीमारी, आपको क्या पता था इसके बारे में? लेकिन कम से कम ईमानदारी से बताइए तो। ये तो मत कहिए कि हमने कमाल कर दिया, हमने कंट्रोल में कर दिया। रायता बिखरा हुआ है और आप कह रहे हैं सब कुछ कंट्रोल में है। अच्छा नहीं लगता, अर्धसत्य अच्छा नहीं लगता। ईमानदारी से, गलती कोई और प्रधानमंत्री होता वो भी गलती करता, लेकिन ईमानदारी से बताइए तो ये शायद बेहतर रहता। उन्होंने डेथ रेट कम बताया। डेथ रेट, इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत का डेथ रेट कम है। लेकिन क्या भारत का डेथ रेट इसलिए कम है कि हमारे अस्पतालों ने कोई अच्छा काम किया है? क्या हमारा डेथ रेट इसलिए कम है कि हमारी सरकार ने समय रहते लोगों को ट्रेस किया है, ट्रैक किया है, उनको आइसोलेट किया है, या कि किसी और कारण से कम है? ये डेथ रेट पाकिस्तान में भी कम है, बांग्लादेश में भी कम है, नेपाल में भी कम है, श्रीलंका में भी कम है। इसमें भारत में क्या विशेष बात? इतनी बड़ी पद पे रहते हुए इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करते समय कुछ ज्यादा जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। खैर, प्रधानमंत्री की जो प्रमुख घोषणा आज थी वो अच्छी घोषणा थी। वो ये थी कि जो गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को एडिशनल राशन देने की बात सरकार ने पहले कही थी, जो घोषणा की थी आज से 3 महीना पहले, कि 3 महीने तक देश के तमाम राशन कार्डधारियों को जितना भी उनको राशन आज मिलता है उसके अलावा 5 किलो अन्न और 1 किलो दाल परिवार को मिला करेगी। प्रधानमंत्री ने उसको 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये अच्छी घोषणा है, बहुत जरूरी घोषणा है। हम कई दिन से इसकी मांग कर रहे थे और आज वो 3 महीने समाप्त हो रहे थे। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहले इसकी घोषणा की थी तो अप्रैल, मई, जून 3 महीनों के लिए थी। आज 30 तारीख को समाप्त हो रही थी, तो सबकी उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से घोषणा होगी। हम पिछले 4-5 दिन से कह रहे थे, सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है।
दो चार चीज को याद रखिए। ये जो कहा जा रहा है 80 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने एक विशेष स्कीम की है, ये 80 करोड़ लोग कौन है? 80 करोड़ वो लोग हैं जो कि इस देश के राशन कार्ड धारी हैं। तो कोई नई योजना उस लिहाज से नहीं है। आज भी जो एनएफएसए का एक्ट था 2013 का, उसके तहत जो किया जाता था वो ये कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन कार्ड रखते हैं। उन लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अन्न मिलता है, बहुत सस्ते दाम पे। 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में मोटा अनाज मिलता है। सरकार की आज की स्कीम है। और सरकार ने लॉकडाउन के अंदर जो घोषणा की थी वो ये था कि ये 3 रुपए 2 रुपए वाला तो मिलेगा ही 5 किलो, इसके अलावा आपको 5 किलो ऊपर से और मिलेगा प्रति व्यक्ति प्रति माह, जिसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी घोषणा थी। उस वक्त भी हमने स्वागत किया था, कहा था कि बेहद जरूरी है देश को भूख से बचाने के लिए, और उसको एक्सटेंड किया गया है। बहुत अच्छी बात है, कोई नई स्कीम नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, ये जो बार बार हमने कहा था कि दाल एक परिवार के लिए एक महीने में 1 किलो दाल, ये व्यक्ति के लिए नहीं है, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति है, लेकिन दाल पूरे परिवार के लिए 1 किलो दाल हमने बार बार कहा था। प्रति व्यक्ति ये तो 1.5 किलो होना चाहिए दाल, वो सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि सरकार ने जो अपने 20 लाख करोड़ वाले तथाकथित पैकेज के अंदर घोषणा की थी कि माइग्रेंट लेबर को, प्रवासी मजदूर को भी एडिशनल मिलेगा, 8 करोड़ लोगों को मिलेगा, आज सरकार ने उसे दोहराया नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है सरकार ने। यानी कि प्रवासी मजदूरों को जो एडिशनल मिलना था वो स्कीम बंद हो गई है, वो खत्म हो गई है। ये भी याद रखिए कि जो अन्न अधिकार के हमारे साथी हैं वो पिछले 3 महीने से जो बार बार बात कहते आ रहे हैं कि ये जो 80 करोड़ हैं, इनके अलावा कम से कम 10 करोड़ और लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, जो कई गलती से छूट गया है, जिनका पिछले 5 साल में ऐड होना चाहिए था, उनके लिए भी सरकार ने कोई नया प्रोविजन नहीं किया है। और गरीब कल्याण योजना के तहत आज से 3 महीना पहले जो एडिशनल घोषणाएं हुई थी, यानी कि जो विकलांग हैं, विधवा हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए विशेष आकस्मिक राशि जो दी गई थी उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। जो जनधन अकाउंट के अंदर 500 रुपए देने की घोषणा हुई थी उसको भी नहीं बढ़ाया जाएगा। और सरकार ने जो गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी उसको भी नहीं बढ़ाया जाएगा। मनरेगा के लिए एडिशनल पैसा सरकार ने एलोकेट किया है, लेकिन आज ही अखबार में खबर है कि मनरेगा में जिस खुले हाथ से आज इस्तेमाल हो रहा है मनरेगा का, उसे देखकर सरकार चिंतित है और सरकार सोच रही है कि क्या तरीका हो जिससे मनरेगा का इतना तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा रोका जा सके। तो गरीब कल्याण योजना जो घोषणा की गई थी उसके 5-6 जो टुकड़े थे उनमें से केवल एक टुकड़े को आज एक्सटेंड किया गया है, जो अच्छी बात है, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। जिन सवालों पे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जैसे मैंने बताया सेहत के बारे में, प्रधानमंत्री अगर बोलते, सही बात बोलते तो अच्छा रहता, जो उन्होंने नहीं बोला। और जिस एक सबसे बड़े सवाल के बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, कि भाई कमरे के अंदर हाथी खड़ा है, जरा उसके बारे में भी तो बोल दीजिए। वो हाथी है चीन, जो इस वक्त देश की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पिछले 48 घंटे में सैटेलाइट की तस्वीरें आ गई हैं। अब तो तस्वीर ये दिखा रही है सैटेलाइट वाली कि गलवान वैली की जिस कैंप को से चीन को हटाने के लिए, चीन को वहां से उखाड़ने के लिए कर्नल बाबू के नेतृत्व में जाके हमारे 20 नौजवानों ने शहादत दी थी, एग्जैक्टली उसी चौकी पे चीन ना सिर्फ कब्जा करके बैठा है बल्कि उसने बड़ी चौकी वहां बना ली है। और किसी को संदेह ना बचे, इसके लिए चीन वालों ने अब वहां मैंडरिन के अंदर एक मार्क भी बना दिया है कि आप सैटेलाइट से देख लो, ये हम हैं, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की फौज नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कुछ इसके बारे में बोलते तो अच्छा रहता। उन्होंने मन की बात के में बोला था कुछ, लेकिन आज जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, ऐसे में प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते, बताते कि सच क्या है, चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, अगर इसकी कुछ ब्रॉड योजना। मैं नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री कोई डिफेंस की, आर्मी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स यहां बताएं, वो तो जाहिर है कोई जरूरत नहीं, लेकिन देश को इस बड़े खतरे की जानकारी देना
कि क्या हुआ है। जब से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, चारों तरफ ऊटपटांग चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुस के नहीं बैठा है, किसी चौकी पे कब्जा नहीं हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय खुद प्रधानमंत्री की वीडियो को एडिट कर रहा, ये स्थिति आई हुई है। और चीन में भारत के जो राजदूत हैं वो साफ कह रहे हैं कि हाँ, LAC के इस तरफ चीन घुस आया था। भारत की फौज ये इंप्लाई कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो क्लिपिंग को लेके चीन वाले चला रहे हैं कि देखिए, भारत का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हम तो उनकी सीमा में गए ही नहीं, क्या दिक्कत है। ऐसे में देश कुछ सुनना चाहता है और ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी खलती है। एक बड़ी पोजीशन पे बैठने का एक दायित्व होता है। ये एक राष्ट्रीय संकट है, छोटा मामला नहीं है। दोष भारत का नहीं है, दोष चीन का। चीन जिस तरह से सारी चीज को तोड़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग को तोड़ रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री शेयर करें देश में एकता बनाना, देश का संकल्प मजबूत करना, ऐसे में प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। मुझे अफसोस हुआ कि प्रधानमंत्री ने उस दायित्व का निर्वाह नहीं किया। खैर, आज केवल प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे बात करने का दिन नहीं है। आज जैसा मैंने कहा, आज का दिन उस तस्वीर को याद करने का। आप कई बार मैं फेसबुक लाइव करता हूं और आप में से कई लोग देखते हैं, पीछे तस्वीर किसकी है मुझसे कई बार पूछा जाता है। ड्राइंग सी आपने लगा रखी है, ये क्या ड्राइंग है, स्केच है? कुछ लोग समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं है भाई, ये किशन जी की तस्वीर है। उनकी एक तस्वीर को ग्राफिक डिजाइन से रिड्यूस करके एक ग्राफिक बना है, एक स्केच बना है, मगर ये किसी कलाकार के द्वारा बनाया गया स्केच नहीं, कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ स्केच है, जो किशन जी के बारे में याद दिलाता है। और कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप, क्योंकि राजनीति में है ना, तो लोगों को स्वाभाविक लगता है कि राजनीति में झूठ तो बोलते ही होंगे, गड़बड़ तो कर ही रहे होंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, भाई आप भूल जाते हैं, आपसे ज्यादा मुझे इस पीछे वाली तस्वीर से डर लगता है कि इस तस्वीर के सामने रह के बोलूंगा, किशन जी क्या सोचेंगे। ये तस्वीर है किशन पटनायक जी की। किशन पटनायक 20वीं सदी के भारत के जो अग्रणी चिंतक हुए हैं, जो अग्रणी नेता हुए हैं, उनमें से एक। और मुझ जैसे कई लोगों का सौभाग्य हुआ कि वो किशन जी से मिले, किशन जी से सीख पाए। और जब मैं अक्सर कहता हूं कि कई बार कि किशन जी ने कई मिट्टी के टुकड़ों को उठा के, जैसे कुम्हार बनाता है ना, मिट्टी को उठाता है और उसमें से एक घड़ा बना देता है, इसी तरह से किशन जी ने पता नहीं कितनी मिट्टी को उठाया, उस मिट्टी में से किसी को घड़ा बना दिया, किसी को सुराही बना दिया, किसी का दिया बना दिया। मैं उनमें से एक, जो किशन जी के छूने से जो लोग कुछ दिया, टूटा हुआ घड़ा, कुछ भी बन पाए, उनमें से एक मैं। आज आपकी ऐसे कई लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जो किशन जी से परिचय से, जिन्होंने किशन जी से सीखा, किशन जी ने जिनके जीवन को बदला। मेरी मुलाकात किशन जी से पहली बार 1982 में हुई। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन दिनों इसकी परंपरा थी कि वहाँ रात को भाषण हुआ करते थे, देश के तमाम सोचने वाले लोग आया करते थे। ऐसे ही एक भाषण में मैंने पहली बार किशन जी को सुना। हमारा छोटा सा संगठन था समता युवजन सभा। उस समय हमारे साथी उड़ीसा के लिंगराज, वो भी मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, तो वो उनके बारे में पहले शायद जानते होंगे। मैंने पहली बार केवल किशन जी को 1982 में वहां देखा। सच्चिदानंद सिन्हा जी बिहार के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं।